हेलो, नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 4 जनवरी 2021 और 4 जनवरी 2021 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे और उससे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उन सभी को साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो क्लास आप लोगों के लिए हो रही है, करंट अफेयर की डेली जो क्लास होती है, एसएससी, रेलवे, बैंक एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जहाँ-जहाँ भी आपकी करंट अफेयर आती है, वहाँ आपकी ये क्लास इंपॉर्टेंट हो जाती है। चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हो या आप एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जहाँ आप ये मान के चलिए कि आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं वो उसमें करंट अफेयर की बहुत बड़ी भूमिका है और जो साथी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वहां पे आपके 30 से 35 नंबर का आपका करंट अफेयर आती है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखते हुए सभी साथी ध्यान से एक एक पॉइंट को समझेंगे। और अगर किसी भी साथी को कोई प्रॉब्लम आती है, पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है, तो हमारे जो चैनल है पाठशाला विद गौरव, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। डेली की डेली पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? अगर सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ रही है, तो आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी बिल्कुल ही चैनल पे हमारे नए हैं, वो सबसे पहले नंबर पे आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को डेली के डेली अपडेट यहाँ पे प्रोवाइड होती रहे। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की जो तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा जो फर्स्ट प्रश्न है वो कौन सा होने वाला है। यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न की यहाँ पे बात हो रही है कि डी के अध्यक्ष को दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे अब जरा हम लोग समझेंगे कि आखिर ये क्या है या किस चीज को यहाँ पे दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड को दिया गया। अब जरा समझेंगे यहाँ पर बात हो रही है, सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे बात हो रही है डीके की। किसकी बात हो रही है? डीके की बात हो रही है। तो डीके की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आप सभी को यहाँ पे क्या पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब होता है। द्रविड़, अगर यहाँ पे डीके का फुल फॉर्म की बात करें तो द्रविड़म कसगम होता है। क्या मतलब होता है? द्रविड़म कसगम यहाँ पे इसका मतलब होता है। ठीक है, समझ में आ गया। डी के अध्यक्ष को दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड यहाँ पे प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड की यहाँ पे बात हो रही है। किसकी? दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड को। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि किसको ये प्रदान दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। कैसे? क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा, दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड अभी हाल ही में किसको प्रदान किया गया? तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा? के वीरमणि को यहाँ पे प्रदान किया गया। किसको? के वीरमणि को। ये किसके अध्यक्ष हैं? तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा? द्रविड़ कसगम यहाँ पे आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। 2020 के लिए डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये जो फोटो में आपको नजर आ रहा है, ये कौन है? ये आपके हैं के वीरमणि। तो आई थिंक, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड अभी हाल ही में किसको प्रदान किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? के वीरमणि। जो के वीरमणि हैं वो द्रविड़म कसगम के अध्यक्ष हैं। ठीक है, डीके के इसको फुल शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं। अगर इसके हम यही बात करते हैं तो ये पुरस्कार महाराष्ट्र, तो ये पुरस्कार की बात हो रही है कहाँ पे? महाराष्ट्र स्थित तर्कवादी दाभोलकर स्थित स्मृति के संस्थापित किया गया है, जो कुछ साल पहले मारे गए थे। समझ में आ गया। ये उन्हीं के उस पे क्या है, क्या नाम, ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगर इसकी और बात करते हैं तो इसमें करीब 1 लाख और एक प्रशस्ति पत्र शामिल। प्रशस्ति पत्र का मतलब आप लोग यहाँ पे समझ लेंगे। प्रशस्ति पत्र का मतलब होता है यहाँ पे एक सर्टिफिकेट आपको लोगों को प्रदान किया जाएगा। जो जो क्या नाम, ये दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड जिसको मिलेगा उसको 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा और एक प्रशस्ति पत्र का मतलब एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम इनकी और बात करते हैं, श्री वीरमणि ने अपना पूरा जीवन तर्कवाद के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया और समाज में सामाजिक न्याय और काम किया। अब देखो होता क्या है, पहले नंबर आप लोग डिटेल्स में यहाँ पे समझ लेंगे कि देखो होता क्या है कि अब यहाँ पे इस तरीके क्वेश्चन आप लोगों को कोई नहीं कराया। क्यों नहीं कराएगा? उन्हें लगेगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। लेकिन यहाँ पे पुरस्कार की बात हो रही है, यहाँ अवार्ड की बात है, तो आप लोगों को चाहे छोटा पुरस्कार हो चाहे बड़ा पुरस्कार हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से और निकल के आ रहा है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड कहाँ पर प्रदान किए जाते हैं? तब भी आपका आंसर क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा।
बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से किसी भी रूप में आ सकता है। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, प्लीज आप सभी साथी, अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है, अगर मेरी बातें आप लोगों को ठीक लग रही तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा, नए साथियों को जोड़िएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम लोग आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही, तेलंगाना आयुष्मान भारत योजना में शामिल। कहने का मतलब क्या है? आयुष्मान जो है भारत योजना में शामिल हो गया। आप जरा समझेंगे यहाँ पे, अब किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी हाल ही में कौन सा प्रदेश जो है आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो गया है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में कौन सा राज्य आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो गया है, तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा? तेलंगाना। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ बात तेलंगाना की हो रही, तो तेलंगाना से 2 से 3 फैक्ट आप लोगों को याद रखना है, वो भी साथ में आप लोगों को एग्जाम पॉइंट भी से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, 2014 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है तेलंगाना की। ठीक है, 2004 में इसकी स्थापना होती है। और इसके प्रथम सीएम की अगर हम बात करें, तो प्रथम सीएम के हो जाएंगे के चंद्रशेखर राव। ठीक है, के चंद, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग उसको नोट डाउन भी कर लें। ठीक है, के चंद्रशेखर राव इसके प्रथम सीएम हो जाएंगे। अगर वर्तमान की बात पूछी जाए तो वर्तमान में भी इसके के चंद्रशेखर राव ही हैं। आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तेलंगाना को आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आते हैं उनको भी साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज ऐसे ही साथ बनाए रहिएगा और नए साथियों को जोड़िएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स और जो भी फ्रेंड सर्किल आपको है, वो क्लास आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ पे होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 2 वर्ष पहले संघ सरकार, यानी संघ सरकार का मतलब यहाँ पे केंद्र सरकार की बात हो रही है, द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना तेलंगाना सरकार में शामिल होने के लिए सहमत हो गई है। ठीक है, समझ में आ गया? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आयुष्मान भारत योजना कब लागू हुई, कब इसे शुरुआत हुई, तो आप सभी का आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2018 के में ये इस शुरुआत इसकी हुई थी। ठीक है, समझ में आ गया? अब जरा इसकी हम लोग और बात कर लेते हैं। आयुष्मान भारत जिसका उद्देश्य क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यूएचसी की पेशकश करना है। ये स्वास्थ्य केंद्रों और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 2 घटक हैं जो प्रति परिवार 5 लाख स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान करते हैं। और अगर इसकी हम और बात करते हैं तो इसमें करीब करीब 10.74 से अधिक गरीब कमजोर परिवारों के लिए तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती में शामिल है। कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या है कि आप लोगों ने आयुष्मान जो योजना है उसके बारे में पढ़ा होगा। इसमें एक बीमा होता है और बीमा के दौरान क्या होता है कि अगर आप इस योजना में शामिल होते हैं तो आप लोगों को जितना भी खर्चा है, जितना भी मेडिकल का खर्चा है, वो सब आप सरकार उठाएगी। ये इसकी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यही सब पूरी बात यहाँ पे हो गई। तो कौन सा प्रदेश शामिल हो गया है? तेलंगाना अभी हाल ही में शामिल हुआ है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आयुष्मान भारत का लोगो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये आपका कुछ इस तरीके से लोगो यहाँ पे बनाया गया है इसका। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा होगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। और प्लीज सभी साथी, जितने भी साथी आप इस क्लास को, लाइव क्लास को देख रहे हैं, अगर मेरे द्वारा कुछ भी आपको लग रहा है कि आपको मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है, अगर आपको कुछ अच्छी लग रही है, कोई जानकारी आपको लग रहा है कि हाँ इस चैनल के माध्यम से आपका बहुत कुछ भला होने वाला है, तभी आप लोग लाइक शेयर करिएगा। ठीक है, आपको लगे तब करिएगा। अब देखो यहाँ पे हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। रेल मंत्रालय एक बुकलेट जारी की है, पे समझेंगे जरा ध्यान से कि आखिर इसका क्या है। देखो, अब क्वेश्चन आपसे किस तरीके से एग्जाम में, मैं क्या बता रहा हूं कि अगर आप लोगों से ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, समझ में आया? आप जरा समझेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? रेल मंत्रालय की। और उसने क्या अभी हाल ही में एक बुकलेट को जारी कर दिया है। बुकलेट का मतलब क्या होता है, जरा इसको समझ ले। बुकलेट का सीधा सीधा मतलब आप ऐसे समझेंगे, एक ब्राउचर होता है। ब्राउचर का मतलब ऐसा होता है जैसे आप जब किसी कॉलेज में किसी एडमिशन लेने जाते हो तो आप लोगों को एक एडमिशन फॉर्म मिलता है। तो एडमिशन फॉर्म मिलने के साथ साथ उसमें एक कॉलेज की जो भी उपलब्धियां होती हैं, कौन कौन से क्या नाम टीचर हैं, कौन कौन से और चीजें हैं, तो उन सभी को बुकलेट में एक जारी कर दिया जाता है। ठीक है, उसी के जैसे ही रेल मंत्रालय ने एक बुकलेट जारी की है यहाँ पे। तो आप सभी साथी को क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, कौन से मंत्रालय ने अभी हाल ही में एक बुकलेट जारी की है? तो आप सभी का आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेल मंत्रालय यहाँ पे आंसर हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। मुझे उम्मीद है कि हमारा जो सेशन हम समझा रहे हैं वो पूरा समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या है, बुकलेट जारी कर दी है किसने, रेल मंत्रालय ने। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो क्या करेंगे हम लोग इसके डिटेल्स में इसका पोस्टमार्टम भी करेंगे साथ में, ध्यान से सभी साथी समझेंगे। बस एक बात याद रखना, अगर आप लोगों को 24 घंटे में अगर आप 30 मिनट करंट अफेयर के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आप लोग समझिए कि आप अपनी नौकरी से बहुत पीछे जाने वाले हो। ठीक है, समझ में आ गया। ठंड सबको लगती है, सबको हर चीज की प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब तक उस प्रॉब्लम को आप लोग फेस नहीं करोगे तब तक याद रखना, मेरा आपने मैं स्लोगन हर बार बोलता हूं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसका सीधा सा तात्पर्य यही है कि आपको सुबह उठ के पढ़ना पड़ेगा, आपको उस औरों से अलग करना पड़ेगा। अगर जो सपने आपने अपने मम्मी पापा और अपने खुद से आपने जो सपने देखे उसको पूरा करने के लिए आपको ही जगना पड़ेगा। ठीक है, तो जो साथी इस क्लास को स्किप कर देंगे तो उनको बाद में एहसास होगा कि काश मैंने क्लास को देख लिया होता। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि बुकलेट की यहाँ पे बात हो रही है, तो बुकलेट रेल मंत्रालय ने ये जारी की है। तो यहाँ पे वर्ष 2020 के लिए, मतलब 2020 में जितनी भी उपलब्धियां, जितने भी अचीवमेंट रेल मंत्रालय ने किए हैं उसके लिए यहाँ पे एक बुकलेट जारी कर दी गई है। और अगर हम इसके शीर्षक की बात करें तो शीर्षक क्या हो जाएगा, बिल्डिंग इन आत्मनिर्भर भारत। समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ लेगा, एग्जामिनर पूछेगा बिल्डिंग इन आत्मनिर्भर भारत कौन सी क्या नाम बुकलेट जारी की, तो किसने, कौन से मंत्रालय ने जारी की, तो आंसर क्या हो जाएगा, रेल मंत्रालय यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर इसकी हम बात करते, इस पुस्तिका में वर्ष 2020 में भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की पहल में शामिल है। जैसे क्या हुआ कि कितनी कौन कौन सी सारी जो योजनाएं थी, कौन कौन सी अचीवमेंट थे, वो सभी यहाँ पे, जैसे मान लो एक आप डायरी बनाते हो, ठीक है, तो डायरी में आप नोट करते हो, जैसे मान लो 2021 चल रहा, तो आप लोग ये कई सारी साथी ऐसे होंगे जो नोट करेंगे कि अच्छा 2020 में हमने इस चीज को खोया है, इस चीज को हमने पाया, कौन कौन से मैंने अचीवमेंट किए हैं, उन सभी को क्या करेंगे वहां पे डायरी में नोट करते। इसी तरीके से रेलवे ने भी एक बुकलेट जारी की, उसका नाम क्या हो जाएगा, बिल्डिंग इन आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप सभी साथियों को एक, और यहाँ पे अगर हम बात करें पुस्तिका हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करण में, यहाँ पे रेल मंत्रालय की वेबसाइट यहाँ पे इंडियन रेलवे gov.in पर आप लोगों को मिल सकती है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये भी सभी साथियों को याद रखना है, ये इंडियन रेलवे का क्या है, लोगो है। अब यहाँ पे रेल की बात हो रही, तो आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए रेल की बात हो रही तो सबसे पहली रेल की अगर बात करें तो आप लोग, आपका आंसर क्या आ जाएगा, वो कब चली थी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1853 में पहली रेल चली थी। और वो कहां से कहां के बीच में चली थी, तो पुणे से लेके थाड़े के बीच में ये चली थी। तो ये भी सभी साथियों को क्वेश्चन याद रखना है, पुणे से थाड़े के बीच में पहली रेल चली थी यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सभी आपको डिस्कस कर लिया यहाँ पे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। सभी साथियों से मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, प्लीज नए साथियों को आप लोग कम से कम 5 नए साथियों को डेली इस क्लास से जोड़िएगा, ताकि वो लोग भी आप क्या कर सके, वो लोग भी सीख सके। और अगर कई साथी तो क्या करते हैं, क्लास को शेयर इसलिए नहीं करते कि कहीं वो सीख ना जाए। आप ये मानिए कि जितना आप लोगों को बताएंगे, जितना लोगों को आप सिखाएंगे, तो आपका ही भला हो रहा है उसमें। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं, जापान 5 आइज में शामिल हो गया है। अब जरा हम लोग इसको समझ लेते हैं कि भाई 5 आइज है क्या यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कौन सा देश अभी 5 आइज में शामिल हो गया है, तो आप सभी का आंसर क्या निकल के आएगा कि सर जापान यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि 5 आइज का यहाँ पे बात हो रही है, और वो शामिल कौन कर लिया गया है, जापान इसमें शामिल कर लिया गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पोस्टमार्टम फिर से करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे उनको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, प्लीज सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक शेयर कमेंट करके तो जरूर बताते चलिएगा क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है। ठीक है, समझ में आ गया। और जो साथी, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि जो साथी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वो तो इस क्लास को बिल्कुल ही स्किप ना करें। ठीक है, क्योंकि आपके 30 से 35 नंबर का करंट अफेयर आता है सुपर टेट में, और वही कहीं ना कहीं क्या करती है, आप लोगों को पीछे धकेलने का काम करती है यहाँ पे। समझ में आ गया। अब जरा हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे
यहाँ पे बात हो रही कि जापानी सरकार ने फाइव आइज के खुफिया साझाकरण में गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार कर लिया यहाँ पे। ठीक है, समझेंगे जरा। फाइव आइज में 5 देशों के एक नेटवर्क है। ये मतलब क्या है, एक 5 देशों का एक नेटवर्क है जिसमें ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही, ब्रिटेन है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है और अमेरिका है, जिन्होंने उत्तर कोरिया और चीन द्वारा बढ़ते खतरों को बेहतर जवाब देने के लिए से इसका सहयोग किया है। कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या है कि एक फाइव आइज एक 5 देशों का एक नेटवर्क है जिसमें आपका कौन कौन हो जाएगा, एक तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, दूसरा आपका ब्रिटेन हो जाएगा, तीसरा आपका कनाडा हो जाएगा, और अगर पूछ लिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा, और दूसरा लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, अगर देखा जाए कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया और अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप इस तरीके से कुछ भी चीजें याद कर सकते हैं, यानी कि ABCNA आपका हो जाएगा, ABCNA। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे याद रखना है, यानी ए से क्या हो जाएगा, या ए से अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, बी से ब्रिटेन हो जाएगा, सी से कनाडा हो जाएगा, और एन से न्यूजीलैंड, और ए से अमेरिका हो जाएगा। ये 5 देश यहाँ पे शामिल हैं। फाइव आइज में शामिल हो गया कौन, जापान भी अब ये शामिल हो गया है। ठीक है, अब अगर पूछा जाए तो अब जापान भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि जो भी यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आपको स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं, इसमें क्वेश्चन वो क्या करेगा, आपसे कथन क्या नाम बना के पूछ लेगा, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये भी अभी सभी साथियों को पता होना चाहिए। अब इसकी अगर हम बात करते हैं कि जापान ने 2019 में चीन में मुस्लिम उइगर अल्पसंख्यक लोगों को बलपूर्वक बंदी बनाने और अमेरिका और ब्रिटेन को खुफिया जानकारी दी थी। कहने का मतलब क्या है कि आप लोग जानते हो चीन यानी कि जिसको ड्रैगन आप बोल सकते हो, तो उसने क्या किया था कि कई सारे देशों के साथ में मिलकर क्या किया कि इन सभी देशों को परेशान करता, वो आप लोगों को पता है, बताने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो जापान यहाँ पे क्या है, शामिल हो गया फाइव आइज में। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को पूरी बात कंप्लीट हो गई होगी। और जो भी साथी लाइव क्लास देख रहे हैं, प्लीज सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक शेयर जरूर कमेंट करते चलिए साथ में। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि सावित्रीबाई फुले की जयंती कब मनाई जाती है। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा, सावित्रीबाई फुले की जयंती कब मनाई जाती है, तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा, 3 जनवरी। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 3 जनवरी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ में हम लोग क्या करते हैं, इसके जो भी डिटेल्स हैं आप इनको समझ लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती यहाँ पे मनाई जाती है। और अगर इनकी बात करें कि जयंती इनकी क्यों मनाई जाती, क्या इनका योगदान है, बहुत सारे इससे एग्जाम में क्वेश्चन निकल के आते हैं। या तो आपसे क्या करेगा, ये पूछ लेगा सावित्रीबाई फुले किससे संबंधित हैं, या तो ये पूछ लेगा कि इनकी जयंती कब मनाई जाती है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से निकल के जरूर आते हैं यहाँ पे। तो आप लोग सभी साथी समझेंगे, इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है, जिनका जन्म 3 जनवरी 1881 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान हुआ था, जहां महिलाओं के अधिकार के ना के बराबर थे। और इन्होंने क्या किया था, इन्हें व्यापक रूप से एक महिला शिक्षक के रूप में माना जाता है, जिन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए अभियान चलाया था। कहने का सीधा सा तात्पर्य यहाँ पे आप लोगों को क्या रखना है, महिला शिक्षा के ऊपर इन्होंने काम किया था, या एम्पावरिंग यहाँ पे वुमेन्स की बात हो रही है, तो ये भी याद रखना। और ये जो फोटो में आप लोगों को नजर आ रही हैं, ये कौन है, सावित्री फुले। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि जो भी महिला शिक्षा थी उस पर बहुत काम किया था, उनके बारे में, उनके अधिकारों के बारे में बताएगी, तुम्हें पढ़ना चाहिए, अगर आप पढ़ लोगे तो आप तुम्हें अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और इनका जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म कब हुआ था, 3 जनवरी 1881 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि सावित्रीबाई फुले किससे संबंधित है, तो क्या आप लोग का आंसर आ जाएगा, शिक्षा से संबंधित है। और कौन सी शिक्षा, महिला शिक्षा से संबंधित है यहाँ पे। ठीक है, जो साथी बीएड और एमएड किए उन साथियों को पता होगा कि सावित्री फुले बाई के बारे में यहाँ पे एक चैप्टर भी है जिसमें आप लोगों को पढ़ना पड़ता है समाज सुधारक के रूप में। ठीक है, समझ में आ गया। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पे बात हो रही है IFSCA और IOSCO का सहयोगी बना। यहाँ पे अब जरा हम लोग इसको समझ लेते हैं कि भाई इसमें क्या तीनों चीजें हो जाएंगी। यहाँ पे बात हो रही है IFSCA की बात, अगर यहाँ पे बात करी जाए तो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर एंड
सेंटर ऑफ अथॉरिटी हो जाएगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण यहाँ पे इसका पूरा नाम हो जाएगा। अगर इसकी हम और बात कर लेते हैं तो ये किसका सदस्य बन गया है, तो अगर सदस्य की यहाँ पे बात करते हैं तो इस सदस्य की बात किसकी, IOSO की यहाँ पे बात हो रही है। ये क्या है जरा इसको हम लोग सभी साथी समझ लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि IFS अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन IOSO का एक सहयोगी सदस्य यहाँ पे बन गया है। इसकी अगर बात करें तो 20 राष्ट्रों और वित्तीय सत्ता बोर्ड के साथ साथ मिलकर प्रतिभूति बाजारों को मजबूत करने के लिए, मानक स्थापित करने के लिए ये काम करता है। और अगर इसकी हम बात करें तो देश में पहला IFSC गांधीनगर में स्थापित किया गया है। तो गांधीनगर की बात हो रही, तो गांधीनगर कहाँ पे है, ये गुजरात में आप लोगों का है, ठीक है। तो यहाँ पे गुजरात में आप लोगों से अगर पूछ लिया जाता है कि देश का पहला यहाँ पे IFSC जो है ये बाजार कहाँ पे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, गांधीनगर यहाँ पे हो जाएगा। और ये कुछ फोटो में आप लोगों को नजर आ रहा है, ये फोटो इस तरीके के यहाँ पे जहाँ पे ये सहयोगी सदस्य बना है यहाँ पे, ठीक है। तो IFSCA का जो सदस्य कौन बन गया है, IOSCO यहाँ पे सदस्य बन गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है तो आप लोगों को क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का हो जाएगा उसको भी हम लोग सभी साथी समझ लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है कि 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया गया। अब जरा हम लोग सभी साथी इसको समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि वैश्विक परिवार दिवस यानी कि ग्लोबल फैमिली डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा, 1 जनवरी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी अब इसका जरा हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को शांति और साझाकरण वैश्विक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है, अगर अब देखा जाए तो ग्लोबल फैमिली डे जो है ये पूरी तरीके से अमेरिका में उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पूरी तरीके से यहाँ पे मनाया जाता है। और ये इसका उद्देश्य ये होता है कि शांति और साझाकरण की चीजों रूप में हो जाए। भाई जैसे सपोज मान लो कि एक फैमिली है, तो फैमिली में क्या होता है कि एक कोई गार्जियन होता है, वो उन चीजों को बताता है कि भाई आपको ये चीज नहीं करनी है, आपको ये काम नहीं करना है। तो वो क्या करता है, वो एक परिवार को साझा करता चीजों से, ठीक है। इसी तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका में भी होता है, इसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। आगे हम लोग बात करते हैं। ये पहली बार 2001 में 1 जनवरी को ये मनाया गया। तो अगर क्वेश्चन आप लोगों से ये भी पूछ लेता है कि वैश्विक परिवार दिवस कब से मनाया जाता, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2000 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तब से नए साल के पहले दिन के हर वैश्विक परिवार दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। इस दिन को पूरा विश्व एक परिवार के रूप में मानता है। तो आप अगर यहाँ पे हम बात करें, मतलब पूरा जो एक विश्व है वो एक परिवार के रूप में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो कोई भी देश हो। तो ये एक यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है ग्लोबल फैमिली डे एवरी जनवरी, यानी कि 1 जनवरी को ये होता है। अब देखो इसको आप लोग याद कैसे रखोगे, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो इसको याद कैसे रखोगे। तो याद करने के लिए आप लोगों को ऐसे रखो, भाई 1 जनवरी आती है तो 1 जनवरी को आप जिन लोगों को भी कॉल नहीं कभी करते हो उनको भी विश करते हो, विश यू हैप्पी न्यू ईयर का विश करते हो, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करते हो, और फैमिली में क्या होता है, अच्छा अच्छा बनाया जाता है खाने के लिए, तो सभी फैमिली एक साथ बैठकर क्या करती है, एंजॉय करती है। और जब एंजॉय करती है तो आप लोगों ऐसे भी क्वेश्चन को याद बना सकते हो कि 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, JS बनर्जी मद्रास HC के नए मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे बना दिए गए। अब जरा हम लोग इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं कि आखिर क्या है। यहाँ पे बात हो रही है मद्रास की, ठीक है। मद्रास हाई कोर्ट के, HC का मतलब यहाँ पे हाई कोर्ट का। तो मद्रास हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन बना दिए गए, JS बनर्जी को बना दिया गया है, ठीक है। समझ में आ गया। यानी मद्रास हाई कोर्ट के अगर क्वेश्चन पूछ लेता है मद्रास हाई कोर्ट के नए न्यायाधीश कौन बना दिए गए, तो आज का आपका आंसर क्या आ जाएगा, JS बनर्जी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और ये जो फोटो में आपको नजर आ रहे हैं ये कौन है, JS बनर्जी हैं, ठीक है।
अब हम लोग आगे इसी के फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो जो भी साथी प्लीज क्लास को देख रहे हैं वो प्लीज सभी साथी लाइक शेयर जरूर कर दें, नए साथी को और जोड़ें और उन लोगों को बताएं, जो भी आपके साथी हैं आप उनको बता सकते हैं कि आप लोगों की यहाँ पे क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं, इसको हम लोग और भी डिटेल्स में समझते हैं कि आखिर ये क्या है, क्या इन चीजों से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे नियुक्त किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लिया जाएगा, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लोगों को इस तरीके से आप क्या हो सकते हो, जे एस बनर्जी। तो यानी कि क्या हो जाएगा, जेएस का मतलब क्या हो, जुडिशियल, एस बनर्जी, एस से इनका नाम क्या है, संजीव बनर्जी यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है वह मुख्य न्यायाधीश के अमरेश्वर प्रताप शाही का स्थान लेंगे। तो इससे पहले कौन थे, अमरेश्वर प्रताप शाही थे, जो 31 दिसंबर 2020 को क्या हुआ, सेवानिवृत्त हो गए थे यहाँ पे। अगर और बात पूछ ली जाती है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, 22 जून 2007 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था और अब वहां वरिष्ठतम अवर न्यायाधीश के रूप में ये काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट के कौन नए मुख्य न्यायाधीश बना दिए गए, आंसर क्या हो जाएगा, जे एस बनर्जी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो फोटो में नजर आ रहे हैं ये कौन है, जीएस बनर्जी यहाँ पे। ठीक है, समझ, मुझे उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को हो जाएगा, पीएमयूवाई लाभार्थियों को 14 करोड़ सिलेंडर यहाँ पे प्रदान किए गए। अब जरा हम लोग सबसे पहले नंबर पे तो ये जान लेते पीएमयूवाई है क्या। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यहाँ पे बात हो रही है। इसमें करीब करीब 14 करोड़ लोगों को सिलेंडर यहाँ पे प्रदान किए गए। कितने, 14 करोड़। तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो पीएमयूवाई जो क्या नाम योजना है, इसमें कितने लोगों को सिलेंडर यहाँ पे प्रदान किया गया। तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा, 14 करोड़ यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब जरा हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन एक ऐसे भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि यहाँ पे देखो आपसे किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में, और जो अब पैटर्न जो चेंज हो रहा है, जैसे एनटीपीसी के जो भी साथी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं। यहाँ पे जैसे अगर दे दिया पीएमयूवाई दे दिया, अब आपसे पूछ लेगा कि यू का मतलब बताओ, यहाँ पे यू का, तो यू का मतलब क्या हो जाएगा, उज्ज्वला, उज्ज्वला यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उज्ज्वला यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि जो उज्ज्वला योजना है ये किससे संबंधित है। भाई आप लोगों को करना क्या कि आप लोगों को एक क्वेश्चन से कम 5 से 6 क्वेश्चन जब तक आप बनाना नहीं सीखेंगे, जब तक आप चीजों को करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप चीजों को नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है किससे संबंधित है, ये गैस सिलेंडर से संबंधित है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी डिटेल्स में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे कोविड-19 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना को लाभार्थियों को 14 करोड़ से अधिक मुफ्त सिलेंडर यहाँ पे प्रदान की, और सबसे बड़ी इसकी खासियत क्या, ये मुफ्त में प्रदान किए गए हैं और कई सारे साथियों को मिला भी होगा। तो यहाँ पे बात हो रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत लाभार्थियों को, अगर आपसे पूछ लिया जाता है ये कौन से पैकेज के तहत इस योजना चलाई जा रही है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, गरीब कल्याण पैकेज के तहत करीब करीब 31 दिसंबर 2020 तक 3 मुफ्त एलपीजी रिफिल के साथ मुफ्त एलपीजी सिलेंडर यहाँ पे प्रदान किए गए। यहाँ पे इस योजना का उद्देश्य क्या हो जाएगा, गरीब परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना। तो जैसा कि आप लोगों को पता, स्वच्छ भारत के तहत काम चल रहा है 2014 से, और उसी के तहत क्या है, यहाँ पे गरीब कल्याण एक पैकेज चल रहा है, उसमें 14 करोड़ सिलेंडर यहाँ पे प्रदान किए गए हैं, और ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन देखो होता क्या है कि आप लोग जल्दबाजी में क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसके बाद में पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम से मिल जाएगी, वहां से अपना आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आप लोग नोट करते हैं तो नोट करने से फायदा ये रहेगा कि जब कभी भी लाइफ में देखो पीडीएफ से होता क्या है, कई सारे साथियों को बहुत बड़ी समस्या रहती है पीडीएफ के लिए। मेरा मानना यह कि आप पीडीएफ से केवल रिवीजन करिएगा, लेकिन आप नोट्स भी साथ में बनाइएगा। नोट्स से क्या होता है, जब कभी भी आपको प्रॉब्लम्स होगी तो आप कॉपी खोल के उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, अब कई सारे साथियों को प्रॉब्लम ये भी होती है कि सर मुझे याद नहीं होता। याद पहले कैसे हो जाता था, जब आप 9, 10, 11, 12 पे पढ़े तो याद कैसे होता था, याद ऐसे होता था कि आप उस चीज को कॉपी में नोट डाउन करते थे। जब कॉपी में नोट डाउन करोगे तो क्या होगा, ये होगा कि उन चीजों को आप लिखेंगे, और लिखने के बाद में जब भी आपको टाइम लगेगा तो आप उसको रिवीजन भी कर पाओगे। अब आपने क्लास को देखा, क्लास देखने के बाद में आप पीडीएफ के पीछे पड़े हुए, तो अगर आप जिनको साथियों को लगता है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप पीडीएफ आप लोगों के लिए बनाई जाती है, लेकिन
अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं, आप उनको चीज़ों को सीख नहीं रहे हैं, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही, ये मान के चलिए, आप करोड़ों बच्चों से पीछे आ जाओगे। ठीक है? सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। यहाँ पे बात हो रही है कि दिल्ली सरकार ने जल बिल माफी योजना का विस्तार कर दिया है। यहाँ पे अब जरा हम लोग समझेंगे, जल बिल माफी जो योजना है, ये अब इन कौन से प्रदेश में, कौन से कहाँ पे चल रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, दिल्ली सरकार। मैं देखो क्या करता हूँ कि आपको क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बना देता हूँ, क्वेश्चन से ही क्वेश्चन ये बनाने का, जब तक आप लोग नहीं जानोगे तो जल बिल माफी योजना है ये कौन से, कहाँ पे चलाई जा रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। अगर दिल्ली की बात हो रही है तो दिल्ली के सीएम की अगर बात करें तो कौन है, अरविंद केजरीवाल। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने जल बकाया और देर से भुगतान अधिभार एक मुश्त छूट की योजना को 31 मार्च 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। यानी कि जल बिल माफी जो योजना है, इसको 31 मार्च 2020 तक बढ़ा के आगे कर दिया है। और इस योजना के तहत सभी श्रेणियों के घरों तक देर से शुल्क भुगतान में छूट मिलती है, जबकि उनके लंबित जल बिलों को आवास श्रेणी के आधार पर आंशिक रूप से पूरी तरह से माफ किया जाता है। मतलब पूरी तरीके से इसको क्या कर दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है बिल को। और यह योजना अगस्त 2020 से शुरू की गई थी। तो क्वेश्चन अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, योजना कब से शुरुआत की गई, तो आंसर क्या हो जाएगा, अगस्त 2020 से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को चीजें याद रखनी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों इस चीजों को ध्यान से चीजों को समझ रहे होंगे। तो दिल्ली सरकार के द्वारा जल बिल माफी योजना है उसका विस्तार कर दिया गया, उसको बढ़ाकर कब कर दिया, 31 मार्च 2021 तक इसको बढ़ा के आगे कर दिया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद में अगर आप लोग अंत तक आ गए हैं, अगर आप लोगों को चीजें लगती हैं कि मेरे द्वारा जो चीजें बहुत अच्छी आपको डिटेल्स में चीजें कराई जा रही, कम समय में आप लोगों को ज्यादा चीजें कराने की कोशिश यहाँ पे की जाती, डेली आपके 10 से 15 क्वेश्चन डिस्कस यहाँ पे होते हैं डेली, और वो क्वेश्चन जो आपके एज इट इज एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब इसके साथ साथ में आप लोग जो साथी बिल्कुल ही चैनल पे नए हैं और अभी तक अगर हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग बेल आइकन बना होगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आप लोगों को डेली की डेली जो भी अपडेट है वो आप लोगों को यहाँ से प्रोवाइड होती रहेगी। ठीक है, और जिन साथियों ने अभी तक लाइव क्लास देख रहे हैं और अभी तक लाइक नहीं किया है, तो प्लीज सभी साथियों से रिक्वेस्ट है वो लोग लाइक जरूर करते हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों का 1 2 से 3 काम आप लोगों रहते हैं, और क्लास को आप लोग फ्री में देखिएगा, कोई इसका चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग शेयर भी करिए, नए साथियों को बताइएगा, जो भी साथी आपके सहपाठी हो, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी वो कर रहे हो। करंट अफेयर सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है, क्या चीज आप लोगों ने सीखी, या आप लोग कुछ सीख पा रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं सीख पा रहे हैं। आप लोग दोनों निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट जो भी आप लोगों को कमेंट में क्लास ओवर होने के बाद में जरूर करिएगा। और इसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं तो कुछ हमारे सोशल मीडिया हैंडल है, आप हमें भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, आप हम यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां आपका पाठशाला विद गौरव आप लोगों को सर्च करना है, और ये आप लोगों को वहां भी डेली की डेली अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है। और एक बात मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूं, आज से ही आप लोगों के लिए सी टेट के लिए आप लोगों की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूं। जो साथी सी टेट, टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो कोई भी क्लास को मिस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे मैं अलग अलग आपको क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे एनवायरमेंट हो, और चाहे आपकी मैथ हो, सभी को मैं अलग अलग आपको डिस्कस कराऊंगा। तो उसके लिए भी आप जो साथी इस चीज की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को डेली डेली अपडेट यहाँ से प्रोवाइड होती रहे। ठीक है, तो आप लोगों से बस एक ही है कि आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए हमेशा, और अपने से बड़ों का सम्मान भी करिएगा जो भी आप लोगों के हैं, और एक आप लक्ष्य बनाकर चलेंगे तो आपको जितनी जल्दी होगा उतनी ही जल्दी आप लोगों को सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।